इस कहानी की शुरुआत होती है 28th सेंचुरी की शुरुआत से और यह कहानी एक सच्ची कहानी है। यह कहानी है रामानुज की और यह उस वक्त की कहानी है जब हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन था, यानी कि हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। रामानुज एक पढ़ा लिखा इंसान नहीं था, उसके पास कोई भी डिग्री नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे मैथमेटिक्स में बहुत रुचि थी। वह मंदिर में जाकर मंदिर के फर्श पर मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व किया करता था, लेकिन उसे एक नौकरी की तलाश थी क्योंकि वह एक शादीशुदा है और उसे पैसे कमाने हैं। और इसी सिलसिले में वह एक आदमी के पास जाता है और अपनी मैथमेटिक्स के रिसर्च उसे दिखाता है। यह एक अंग्रेज होते हैं। वह आदमी बोलता है कि हम तुम्हारा सिफारिश ज़रूर करेंगे। रामानुज बोलता है कि मेरी शादी हो चुकी है, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, पर वहाँ बैठा अंग्रेज उसका इंसल्ट करके उसे निकाल देता है। रामानुज ही बहुत गरीब है और उसे अपना घर चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत है और जिसके लिए उसे नौकरी करनी पड़ेगी, लेकिन उसके पास कोई भी डिग्री नहीं है, इसीलिए उसे कोई भी नौकरी देना नहीं चाहता। और यहाँ तक कि उसे शादीशुदा होने के बाद भी गरीबी की वजह से अपने दोस्त के साथ सोना पड़ता है। अब रामानुजन अगले दिन एक जगह और जाता है और वह अपनी मैथमेटिक्स के रिसर्च एक आदमी को दिखाता है। इसका नाम होता है नारायणन। नारायणन उसके रिसर्च को देखकर काफ़ी इम्प्रेस होता है और वह उसे सन फ्रांसिस के पास ले जाता है, जिसके लिए वह काम करता है। और वह उन्हें बोलता है यह हमारा न्यू क्लर्क है। और फ्रांसिस रामानुज का ऐसी हालत देखकर कहता है ऐसा लगता है कि यह गलियों में रहने वाला है, यहाँ से ले जाओ इसे। लेकिन रामानुज कहता है कि मैं नंबर के साथ बहुत अच्छा हूँ और अभी मैं आपको सिर्फ एक कांच का टुकड़ा लग रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि मैं एक कांच का टुकड़ा नहीं, मैं एक हीरा हूँ। और रामानुज ऐसी बात इसलिए बोलता है क्योंकि उसे अपनी कैलकुलेशन पर, अपने मैथमेटिक्स पर और अपने आप पर बहुत विश्वास होता है। और इसके बाद रामानुज को वह जॉब मिल जाता है। इसके बाद रामानुज अपनी माँ और अपनी पत्नी के लिए एक घर किराए पर लेता है ताकि वह सबके साथ रह सके। और उसकी माँ और उसकी पत्नी वहाँ पर आ जाती है। वहाँ पर एक ही बेड होता है और वह अपनी पत्नी से बोलता है कि मैं ज़मीन पर सो जाता हूँ, मुझे इसकी आदत है, तुम बेड पर सो जाओ। और इसके बाद रामानुज काम पर चला जाता है। काम पर जाने के बाद जब रामानुज काम करता है, कैलकुलेशन करता है, तो वह अबेकस का यूज़ नहीं करता है। अबेकस एक पुरानी तरह की कैलकुलेटर होता है। और जब मिस्टर नारायणन उससे पूछते हैं कि तुम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो, तो वह कहता है कि इससे फास्ट मैं अपने दिमाग की कैलकुलेशन कर सकता हूँ। इस बात से मिस्टर नारायणन काफ़ी इम्प्रेस होते हैं, लेकिन वह उससे कहते हैं कि जब सर फ्रांसिस यहाँ पर आएंगे तो कम से कम इसका इस्तेमाल करने का बहाना यानी पेटेंट कर लेना, ताकि उन्हें लगे कि तुम इसका इस्तेमाल कर रहे हो। कुछ टाइम काम करने के बाद रामानुजन के बॉस को पता चलता है कि यह एक माइलस्टोन है, यह बहुत ही टैलेंटेड है और वह उससे यह बोलता है कि मैं तुम्हारे काम को आउट ऑफ इंडिया, मतलब कि किसी से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। और जब रामानुज अपनी माँ और अपनी पत्नी से यह बात बताता है कि शायद उसे विदेश जाने का मौका मिले, इस बात से उनकी पत्नी खुश होती है, लेकिन उनकी माँ कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, हम ब्राह्मण हैं और हम समंदर पार नहीं कर सकते। इस बात से रामानुज बहुत डिसअपॉइंटेड होते हैं, लेकिन रामानुज के साथ काम करने वाले नारायणन उसे बोलते हैं कि तुम्हारा काम तुम्हारे साथ नहीं मरना चाहिए, तुम बेमिसाल हो, तुम्हें इसे पब्लिश करना चाहिए। और रामानुज अपने काम की कुछ कॉपी जीएस हार्डी को यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में एक फेमस मैथमेटिशियन हैं उन्हें भेजता है। और जब जीएच हार्डी को रामानुजन का काम बहुत पसंद आता है, वह उसके काम से इंटरेस्ट लेते हैं और जीएच हार्डी को रामानुजन का काम इतना पसंद आता है कि वह उसे इंग्लैंड बुला लेते हैं। और जब रामानुज की बात अपनी वाइफ को बताता है तो उसकी वाइफ बोलती है कि यह हमें मना है, हम समंदर पार नहीं कर सकते हैं और हम ऐसा किए तो हमारे बच्चों को कोई शादी नहीं करेगा, इससे कोई बात नहीं करेगा।
रामानुज कहता है कि मुझसे कोई बात न करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मुझसे बात करना। उसकी वाइफ बोलती है कि तुम मुझसे वादा करो, वहाँ जाने के बाद जल्द से जल्द तुम मुझे वहाँ पर बुला लोगे। रामानुज कहता है ठीक है। और अब रामानुज को अपने बाल और अपनी चोटी भी कटवानी है और वह अपनी पत्नी से बोलता है कि तुम इसे काट दो। हालांकि आज ये बात बहुत आम है, लेकिन 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ब्राह्मण अपने बाल, अपनी चोटी कटवा नहीं सकते थे, लेकिन रामानुज अपनी पत्नी को बोलता है कि तुम इसे काट दो और उसकी पत्नी उसके बालों को काट देती है। और उसके बाल देखने के बाद रामानुज की माँ को बहुत दुख होता है, क्योंकि एक ब्राह्मण का बाल कटवाने का मतलब होता है कि पूरे समाज में उसकी बदनामी होगी, लेकिन फिर भी उसकी माँ उसका साथ देती है। और जब रामानुज इंग्लैंड जा रहा होता है तो उसकी माँ बोल रही होती है कि कभी भी अपनी प्रथाओं को मत भूलना और अपने खाने को अशुद्ध मत करना, मतलब कि किसी भी प्रकार के नॉनवेज मत खाना। और उसके बाद रामानुज अपनी पत्नी और अपनी माँ से अलविदा कहता है। और अब रामानुज हिंदुस्तान की एक शहर मद्रास से इंग्लैंड की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज तक पहुंच चुका है, जहां पर इस दुनिया का हर बच्चा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है। जीएच हार्डी के रामानुज को बुलाने की इस फैसले में उनके साथ कोई भी प्रोफेसर और लेक्चरर उनके साथ नहीं होता। सब बस यही सोचते हैं कि यह झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने जो भी डिटेल्स भेजी है, जो भी फार्मूला सॉल्व करके भेजा है, उसका रामानुज के पास कोई भी प्रूफ नहीं है। रामानुज जीएच हार्डी से मिलता है और वह उससे बोलता है कि कल सुबह 10 बजे मिलते हैं ताकि हम आगे का काम कर सके। अगले दिन रामानुज जीएच हार्डी के रूम में जाता है और आज उसने शूज नहीं पहना है, आज उसने चप्पल पहनी हुई है, क्योंकि उसे शूज पहनने की आदत नहीं होती है। यहाँ पर लिटिल वुड भी है। लिटिल वुड जीएस हार्डी के साथ काम करता है। और अब जीएस हार्डी रामानुज को बोलते हैं कि तुम्हें कुछ लेक्चरर अटेंड करने होंगे, क्योंकि जो भी तुम्हारी थ्योरी है उसे तुम्हें प्रूफ करना होगा, ताकि इस काम को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं और आसान भाषा में सबको यह समझ सकें। दरअसल रामानुज को यह अभी तक बहुत ग्रांटेड मतलब कैजुअल ले रहे होते हैं। रामानुज यह बताता है कि यह लेटर मैंने लिखा था और जो मैंने आपको भेजा वह बस मेरे काम का एक सैंपल है। मेरे पास इससे भी बहुत ज़्यादा है जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर सकता हूँ। और उसके बाद वह उन्हें एक नोटबुक देते हैं जिसमें उन्होंने मैथमेटिक्स के बहुत सारे फार्मूलाज, बहुत सारे थ्योरी लिखी होती है। और जब जीएस हार्डी और लिटिल वुड्स उसको देखते हैं, हैरान हो जाते हैं, तभी रामानुज एक और नोटबुक निकालते हैं और वो कहते हैं कि ये मेरे पास एक और है। और वह यह सारी की सारी खुद रामानुज की डिस्कवरी होती है। अगले दिन रामानुज एक क्लास में जाता है और वहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर एक मैथमेटिशियन थ्योरी लिखी जाती है और जो लेक्चरर होता है वह रामानुज से बोलता है कि क्या तुम इसे समझते हो? वह बोलता है कि हाँ मैं समझता हूँ। लेक्चरर बोलता है कि लेकिन तुमने कोई नोट नहीं ली? अगर तुम समझते हो तो इसको करके दिखाओ। और रामानुज कुछ ही पलों में वह उस थ्योरी को सॉल्व कर देता है। लेक्चरर पूछता है कि तुमने यह कैसे कर दिया, जबकि मैंने थ्योरी को प्रूफ कंप्लीट नहीं किया था? तुम्हें कैसे पता? रामानुज बोलता है कि मुझे नहीं पता, बस मैंने कर दिया। इसके बाद लेक्चरर क्लास को खत्म कर देता है और वह रामानुज से कहता है कि तुम दोबारा मेरी क्लास में मत आना और यहाँ से निकल जाओ। वह रामानुज को वहाँ से निकाल देता है, जहाँ रामानुज को वह इस काम के लिए उन्हें एक विशेष सम्मान मिलना चाहिए, वहीं इसकी इंसल्ट की जाती है। और इस भेदभाव से रामानुज को बहुत दुख होता है। और जब रामानुज जीएस हार्डी के पास जाता है तो जीएस हार्डी उससे पूछते हैं कि उस थ्योरी का जवाब तुमने कैसे पता चला जो लेक्चरर ने ब्लैक बोर्ड पर लिखी थी? रामानुज बोलता है कि वह अपने आप दिमाग में आ गई, मुझे कुछ भी नहीं पता। रामानुज बोलता है कि मुझे समझ नहीं आता है कि आप लोग को फार्मूला ढूंढने की इतनी जल्दी क्या है, अपना टाइम वेस्ट क्यों करते हैं? मेरे पास फार्मूला है। जीएस हार्डी बोलते हैं कि मैं तुम्हारे सारे काम को देख सकता हूँ, मुझे तुम्हारी वैल्यू पता है, लेकिन
उसको समझाने के लिए और समझने के लिए उसके प्रूफ की ज़रूरत है। इसके बाद जीएस हार्डी उसे बाहर ले जाते हैं और वहाँ पर न्यूटन की एक किताब होती है और वह उसे समझाते हैं कि न्यूटन की किताब हमारा मार्गदर्शन करती है, क्योंकि इस किताब में लिखी हर एक चीज़ का प्रूफ है, वह भी डिटेल्स में, जबकि तुम्हारी किताबों का कोई डिटेल्स नहीं है, उसका कोई प्रूफ नहीं है। और जो भी तुमने डिस्कवरी किया, हमें इसका प्रूफ चाहिए, इसका डिटेल्स चाहिए। और अगर तुमने इसका डिटेल्स लिख ली तो मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम्हारी किताबें भी इसी जगह पर रखी जाएंगी। दरअसल प्रूफ का मतलब यह होता है कि जैसे रामानुज ने किसी थ्योरी को सुलझाया है तो उसे हर एक चीज़ का स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि यह जो उसने किया है वह ऐसा क्यों किया है और इसके पीछे का रीज़न क्या है, और यह सारी रीजनिंग बहुत ही ऑथेंटिक होनी चाहिए। तभी रामानुजन के काम को दुनिया और मैथमेटिशियन एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि रामानुज तो सब कुछ कर सकता है जो उसने किया है, लेकिन दूसरे तभी कर पाएंगे जब हर एक चीज़ का प्रॉपर प्रूफ होगा। और जीएस हार्डी की बात रामानुजन को समझ में आ जाती है और इसके बाद वह अपने काम में जुट जाता है और वह कुछ थ्योरी का प्रूफ भी लेकर आता है, लेकिन उसमें कुछ गलतियां होती हैं। मिस्टर हार्डी उसकी हेल्प करते हैं, जिसके बाद रामानुजन की पहली मैथमेटिक्स बुक पब्लिश होती है और उसका फोटो, उसका नाम न्यूज़पेपर में भी आ जाता है और यह बात इंडिया तक पहुंच जाती है, जिससे रामानुजन की पत्नी को और उनकी माँ को बहुत खुशी होती है। अब सब कुछ सही चल रहा होता है, तभी इंग्लैंड में जंग शुरू हो जाती है और रामानुजन जानकी को पत्र भेजता है और उसमें बताता है कि इंग्लैंड में जंग शुरू हो गई है, ऐसे में तुमको यहाँ आना ठीक नहीं होगा। जानकी ठान लेती है कि वह इंग्लैंड जाएगी और इस बात की सूचना देने के लिए वो रामानुजन को चिट्ठी लिखती है, जो उन तक कभी नहीं पहुंच पाती क्योंकि उनकी माँ उसे छिपा देती हैं। रामानुजन की माँ को लगता है कि जानकी यानी कि रामानुजन की पत्नी यहाँ से चली गई तो रामानुजन कभी वापस नहीं आएगा। अब इंग्लैंड में जंग शुरू होने की वजह से लिटिल बुट्स को भी जंग में शामिल होना पड़ता है, जो जीएस हार्डी के साथ काम करता है। और लिटिल बुट्स रामानुजन को बहुत पसंद करता है क्योंकि वह उसकी क्षमता को जानता है। जाने से पहले वह एक चिट्ठी जीएस हार्डी को लिखता है। वह कहता है कि तुम्हारे पास रामानुजन है, वह किसी मेरिकल से कम नहीं है और हमें इसे जैकबी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। जैकबी अपने वक्त के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। लिटिल बुट्स बोलता है कि हमने उससे जैकबी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, हमें उनसे न्यूटन से कंपेयर करना चाहिए। और अब रामानुजन तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम्हें उस पर ध्यान रखना होगा और जो भी उसका काम है उसे तुम्हें दुनिया के सामने लाना होगा। जीएस हार्डी रामानुजन को हर तरह से मदद करते हैं क्योंकि उसे वह जानते हैं कि यह एक माइलस्टोन है और यह मैथमेटिक्स के सारी हदें को पार कर सकता है। लेकिन जंग के माहौल में रामानुजन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है, उसे लोकल पुलिस द्वारा मारा भी जाता है, लेकिन फिर भी रामानुज इस माहौल में अपने काम को करते रहते हैं। धीरे धीरे रामानुज का तबीयत खराब होना शुरू हो जाता है और जब डॉक्टर के पास चेकअप करवाते हैं तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हें ट्यूबरकुलोसिस है, लेकिन रामानुजन यह बात जीएस हार्डी को नहीं बताता है। साथ ही साथ जीएस हार्डी ने जो रामानुजन को रॉयल सोसाइटी में शामिल होने की अपील की थी वह भी खारिज हो जाती है। रामानुजन के चारों तरफ परेशानियों से घिर चुका है, उसकी तबीयत भी खराब हो चुकी है, उसकी अर्जी भी खारिज कर दिया गया है और उसकी पत्नी का उससे कोई संपर्क नहीं है और इन सब बातों से वह बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वह रेलवे स्टेशन पर जाकर ट्रेन के आगे कूद जाता है। लेकिन इससे पहले कि वह ट्रेन के नीचे आता, ट्रेन कंडक्टर उसे देख लेता है और वह ट्रेन रोक देता है। उसके बाद रामानुजन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ पर जीएस हार्डी भी आते हैं और जब जीएस हार्डी को पता चल जाता है कि रामानुजन को ट्यूबरकुलोसिस है और वह ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं बचेगा, डॉक्टर जीएस हार्डी को बताते हैं कि रामानुजन को अब और कोई बचा नहीं सकता, सिर्फ प्रेयर के अलावा इनका कोई इलाज नहीं है। वही जीएस हार्डी को यह बिल्कुल पता नहीं होता है कि रामानुजन की ज़िंदगी में इतनी सारी मुसीबतें चल रही होती है। वह उसे कहते हैं कि अगर तुमने पहले मुझसे बताया होता तो शायद मैं कुछ मदद कर पाता। रामानुजन को वह यह भी बोलते हैं कि मैं एक अच्छा दोस्त नहीं हूँ,
कभी भी नहीं था। मेरी ज़िंदगी सिर्फ मैथमेटिक्स था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके बाद रामानुजन जीएस हार्डी को बोलता है कि मुझे मैथमेटिक्स के नए नए आइडियाज़ कहाँ से मिलते हैं। जीएस हार्डी बोलते हैं कि हाँ बताओ। रामानुजन कहता है कि मेरी ईश्वर नामाग्री मुझे बात करती हैं। जब मैं सोता हूँ, जब मैं जगता हूँ, जब मैं प्रे करता हूँ, वह सारी फार्मूलाज मेरे दिमाग में डाल देते हैं। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हो? जीएस हार्डी बोलते हैं कि मैं गॉड पर विश्वास नहीं करता। मैं किसी भी ऐसी चीज़ पर विश्वास नहीं करता जिसमें प्रूफ ना कर पाऊँ, लेकिन मुझे तुम पर विश्वास है। रामानुज उन्हें थैंक्स बोलता है और वह कहता है कि जल्द से जल्द मैं उस काम को ख़त्म करना चाहता हूँ जो मैं शुरू किया हूँ, और उसके बाद मैं अपने देश, अपने घर जाना चाहता हूँ। आप मुझसे वादा कीजिए कि चाहे मैं कहीं भी मरूँ, आप मुझे वापस मेरे घर ले जाएंगे। जीएस हार्डी बोलते हैं कि तुम इतनी जल्दी नहीं मरने वाले हो। रामानुज बीमार है, कमज़ोर है, फिर भी वह पार्टीशन ऑफ थ्योरी की प्रूफ पर काम कर रहा है और वह अपने काम को कंप्लीट कर लेता है। और उसका काम देखकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बड़े से बड़े मैथमेटिक्स, बड़े से बड़े लेक्चरर सब के सब होश उड़ जाता है, क्योंकि रामानुजन का काम बेमिसाल होता है और किसी को यकीन नहीं था कि वह इस काम को पूरा कर सकता है। और अब जीएस हार्डी एक बार फिर से चाहते हैं कि रामानुजन को रॉयल सोसाइटी का फेलोशिप मिले, और इस बार उसे फेलोशिप मिल जाती है। हालांकि कई लोग अभी भी यह नहीं चाहते हैं कि रामानुजन को यह फेलोशिप मिले क्योंकि वह एक इंडियन है, लेकिन जीएस हार्डी के प्रयासों से उसे यह सम्मान मिलता है जो कि उसके लिए यह उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। और उसके लिए रामानुजन को वहाँ पर बहुत सम्मान दिया जाता है, और यह सम्मान उन लोगों के द्वारा दिया जाता है जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़े दिग्गज होते हैं। और इसके बाद रामानुजन जीएस हार्डी से अलविदा कहता है क्योंकि वह अपने देश आना चाहता है। जीएस हार्डी को इस बात का बहुत दुख है क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि रामानुजन यहाँ से जाए। वह चाहते थे कि यह उनके साथ काम करे, लेकिन उसे अपने परिवार के पास जाना है। इसीलिए रामानुजन इंडिया, अपने देश वापस आ जाता है, और वापस आने के बाद वह बीमारी से नहीं जीत पाता है और 1 साल के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब रामानुजन की मृत्यु की खबर जीएस हार्डी को पहुंचती है तो इस बात से उन्हें बहुत दुख होता है, क्योंकि उन्होंने कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्त को खो चुके होते हैं, क्योंकि वह रामानुजन की शख्सियत से, उनके काम के ओरिजिनलिटी से बहुत ही प्रभावित थे। लेकिन अब रामानुज इस दुनिया में नहीं रहा। मात्र 32 साल की उम्र में रामानुजन इस दुनिया को छोड़कर वापस चला गया, लेकिन उसने मैथमेटिक्स के दुनिया में जो काम किया उसे रहती दुनिया तक याद किया जाएगा। सन 1920 में रामानुज की मृत्यु हुई और सन 1976 में उनकी खोई हुई एक नोट्स बुक मिली जिसमें ग्राउंड ब्रेकिंग फार्मूला थे, और आज उन फार्मूला का इस्तेमाल ब्लैक होल के बिहेवियर को समझने के लिए किया जाता है। यह फार्मूला उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल में बनाए थे। रामानुजन और जीएस हार्डी ने 5 सालों तक एक साथ काम किया, और उन्होंने जो काम किया उसे ज़िंदगी में कभी भुलाया नहीं जा सकता। रामानुजन को बीथोवन से भी कंपेयर किया जाता है। तो यह थी कहानी रामानुज की। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आएगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराइए। जय हिंद।